Assalamu alaikum dear students, how are you all? I am your maths teacher Hifsa Batul. Dear students, today is your 6th lecture. Okay ji, let's start. Lecture 6, chapter number 4, analytical geometry. Topic slope of a line, exercise 4.3. ओके जी, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है स्लोप ऑफ लाइन को, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन से पहले हमने डिस्कस करना होगा डेफिनीशन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इसकी डेफिनीशन क्या है कि हमारे पास वो एंगल, यानी एक एंगल होता है, क्या होता है, एक एंगल अल्फा होता है। क्या होगा, एक एंगल अल्फा होगा जो कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी जीरो और किसके दरमियान होगा, इस लाइन के ऊपर होगा। तो जाहिर बात है लाइन पे हमारे पास एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का, यानी जीरो से लेकर 180 डिग्री के दरमियान होगा, ठीक है। द एंगल अल्फा इज जीरो इज लेस देन अल्फा एंड अल्फा इज लेस देन 180 डिग्री। मेजर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा from the positive x-axis to a non-horizontal straight line L is called inclination of a line। यानी वो एंगल जो हमारे पास अल्फा होगा और किस पे होगा, एक लाइन पे होगा और किसके दरमियान होगा, 0 और 180 के दरमियान होगा। और उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। क्लियर। नोट, हमारे पास इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द अल्फा इज 0 डिग्री। अच्छा जी, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन द लाइन इज अल्फा इज 180 डिग्री। ओके, इन बातों को याद रखने, आगे चल के हमने ये क्वेश्चन में यूज करना होगा। नोट है कि अगर लाइन पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस, एक लाइन हमारे पास पैरेलल है एक्स एक्सिस के, कैसे आगे चल के करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो वहां पे अल्फा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर y एक्सिस के पैरेलल पे है तो अल्फा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, हमने सबसे पहले क्या करना है, स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस, मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस। अब स्टीपनेस क्या होगा, स्टीपनेस इज द रेशियो ऑफ राइज एंड रन। स्टीपनेस क्या होगा, इज द रेशियो ऑफ राइज एंड रन। क्लियर। यानी अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। वहां पे चल के आगे देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइज है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, ये वाई एक्सिस पे राइज है, और इसको हमने अल्फा प्रोड्यूस हो गया यहाँ से, ये राइज और रन। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे कहें कि बेस हमारे पास क्या है, जहां रन जहां पे वो बेस है और जहां पे राइज है वो परपेंडिकुलर है, और जहां पे अल्फा प्रोड्यूस हो रहा है वो टेंजेंट है। क्या है, एक टेंजेंट है, और टेंजेंट एक स्लोप होता है। टेंजेंट एक क्या होता है, एक स्लोप ही होता है। क्लियर। ये अपने माइंड में बिठाएं कि टेंजेंट एक क्या होता है, स्लोप होता है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो बेस और परपेंडिकुलर का अगर आप लोग रेशियो लें, किसका लें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट ही होता है, ठीक है, टेंजेंट ही होता है। तो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट एक स्लोप। ऊपर दिया हुआ है डेफिनेशन में, द स्टीपनेस, द मेजरमेंट ऑफ ए स्टीपनेस। स्टीपनेस क्या होगा, इज द रेशियो ऑफ राइज एंड रन। यानी दैट्स मीन कि वो किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंट यानी स्लोप। टेंजेंट क्या होती है, एक स्लोप होती है। क्लियर। राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी y बाय x, सो दैट्स y इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो हमारे पास क्या होगा, एक दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, अगर हम किस किस का रेशियो लें, हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लें तो हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट आता है। और टेंजेंट क्या होता है, एक स्लोप होता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला देखें आप लोग। अगर मेरे पास टाइम हो, एक मिनट, तो मैं आपको इस फार्मूले का प्रूफ प्रॉपर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो मैं इसकी छोटी छोटी वीडियोस क्लिप बनाकर आपको इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, किसका, ये 2 स्लोप के फार्मूला का। लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा हैं, तो इस पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसकी वीडियो में आपको एक्स्ट्रा भिजवा दूंगी फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। अच्छा, ये एक लाइन है, एक टेंजेंट लाइन ही है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं,
या हमने कहा ये x1y1 है, ये हमने कहा कि x2y2 है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होगा? स्लोप फार्मूले को हम स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं, जो कि फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एक्चुअली होता क्या है? टेंजेंट अल्फा। एक्चुअली क्या होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है? एक्चुअली स्लोप ही होती है। क्लियर? अच्छा, इसको हम यूं भी कर सकते हैं, ये नीचे आपको नजर आ रहा है m इक्वल टू m स्टैंड फॉर स्लोप, और y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। ऊपर वाले फार्मूले को देखें और नीचे वाले लास्ट टू स्टेप को देखें, सेकंड लास्ट स्टेप को, कि हमारे पास क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। फिर मैंने क्या कर दिया? y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 कर दिया। तो हम इसको इस तरह से भी चेंज कर सके लिख सकते हैं। जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि हमारे पास जो न्यूमरेटर में होंगे वो y के पॉइंट्स होंगे, और जो डिनोमिनेटर में होंगे वो हमारे पास x के पॉइंट्स होंगे। जो न्यूमरेटर में होंगे वो y के पॉइंट्स होंगे, और जो डिनोमिनेटर में होंगे वो x के पॉइंट होंगे। अच्छा, अब एक नोट याद रखें, नोट याद रखें आप लोग कि ये स्लोप हमारे पास कभी भी नहीं हो सकता अगर हमने y2 माइनस y1 किया और नीचे हमने किया x1 माइनस x2। यानी ऊपर हमारे पास y का सेकंड पॉइंट है और नीचे हमने अगर देखा है तो x का फर्स्ट पॉइंट आया है। ऐसे नहीं होगा, ठीक है? यानी अगर हमारे पास न्यूमरेटर में y2 है तो नीचे हमारे पास मस्ट x2 होना चाहिए। अगर हमने ऊपर y1 यूज किए तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में x1 होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अब देखें, ये भी हमारे पास स्लोप नहीं हो सकता कि y1 माइनस y2 और नीचे हमारे पास x2 माइनस x1 है, ठीक है? हमने जो पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट न्यूमरेटर में लेना है तो उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड पॉइंट डिनोमिनेटर में लेंगे। सम इंपॉर्टेंट नोट देखें, फार्मूलाज में आगे जाकर हमने क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है? आगे जाकर हमने क्या करना है? क्वेश्चन में यूज करना है। अगर हमारे पास स्लोप इक्वल टू 0 आ जाए, यानी m इक्वल टू 0, दैट्स इसका क्या मतलब हुआ? जब हमारे पास स्लोप 0 आ जाए तो दिस इंप्लाइज दैट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। वो लाइन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। अभी मैंने आपको स्टार्ट में डेफिनेशन के साथ दो नोट लिखवाए थे, उसको देखें जरा, तो उसके साथ कंपेरिजन करें तो हमारे पास यही आएगा। अगर स्लोप 0 आ जाए तो दिस इंप्लाइज दैट लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल। अगर स्लोप अनडिफाइन आ जाए, अनडिफाइन मीन इन्फिनिटी आ जाए, तो हमारे पास लाइन वर्टिकल होगा, ठीक है? ये एमसीक्यूज में ये छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। If two lines are parallel, so that's why m1 equal to m2। अगर टू लाइन्स है तो जाहिर बात है 2 पॉइंट्स भी होंगे। अगर 2 लाइन्स है, अगर हम उन्हें उनका स्लोप फाइंड करना है, 2 लाइन्स है और हमें कहा जाए इसका स्लोप फाइंड करें और प्रूफ करें कि वो पैरेलल है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमने उन दोनों का स्लोप फाइंड करना है, यानी m1 m2, और अगर वो इक्वल आ जाए तो दैट्स मीन कि वो पैरेलल होंगी। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। 2 लाइन्स कब परपेंडिकुलर होती हैं? जब दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या है? -1 आता है। क्या आता है? -1 आता है। 2 लाइन्स कब पैरेलल परपेंडिकुलर होती हैं? जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। किस किस को मल्टीप्लाई किया जाए? दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई किया जाए। उन दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर का हम स्लोप निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आना चाहिए। इसको हम m1 इंटू मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 है, तो इसको हम यूं भी कर सकते हैं, m1 इंटू m2, उस साइड पे माइनस है तो साइड पे प्लस हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी, इसके फार्मूले को हमने थोड़ा अरेंज करके लिखा है कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं, आप लोगों ने इसको आ जाए तो दैट्स मीन कि ये परपेंडिकुलर की बात कर, इसको थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है। m1 तो m2 साइड पे जाएगा तो जाहिर बात है डिवाइड हो जाएगा, और m2 को अगर इधर रहने दें और m1 को साइड पे लेकर जाए तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम इस तरह 3-4 फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट, स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि एक लाइन में कम से कम 3 पॉइंट्स पास होके जाते हैं, कि जब हम उनका अगर स्लोप की यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इसका क्या आएगा? ये इट्स मीन कि हमारे पास 3 वाला है, ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? स्लोप ऑफ ए बी, पहले हम ए बी का स्लोप निकालेंगे फिर बी सी का स्लोप निकालेंगे, ठीक है? अगर वो हमारे पास इक्वल आ जाए तो दैट्स मीन ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। आगे चल के इसी का क्वेश्चन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही आ रहा है। Exercise 4.3, question number 3. By mean of slope, show that the following points lies on the same line. इसका पार्ट डी है हमारे पास। क्या है पार्ट डी? कि हमें क्या है कि ए फर्स्ट वाला दिया हुआ है a to b, यानी x1y1 x2y2 क्या दिए हुए हैं? c a प्लस b x3y3 क्या दिए हुए हैं? 2c माइनस है n2a। बाय मीन्स द स्लोप
हमने स्लोप फाइंड करना है। शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, कि क्या ये एक लाइन पे शो हो रहे, दैट्स मीन ये कोलिनियर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी पीछे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि पहले हमने स्लोप ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है, और दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं दोनों स्लोप्स, तो दैट्स मीन कि ये एक ही लाइन पे हमारे पास क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, प्रूफ करना है, हमने शो करना है। लेट, इनको हमने पॉइंट्स को नाम दे दिए ए बी सी का। फाइंड, फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ ए बी, हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करने, जिसका फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सिंपली वैल्यूज पुट की, हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, ए माइनस बी, यहां से हमने वैल्यूज पुट की, जो कि y2 की वैल्यू है a प्लस बी और y1 की वैल्यू है 2b, ठीक है। और डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास c है, और x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू क्या है, a है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया m1, यानी इसको हमने m1 का नाम दिया था, a माइनस बी डिवाइडेड बाय c माइनस ए। अब हमने क्या शो करना है कि ये लाइन पे शो हो रहे हैं कि नहीं, यानी ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो अब उसके लिए a b और फिर b c फाइंड करेंगे। नाउ फाइंड स्लोप ऑफ बी सी, हमने बी सी का स्लोप फाइंड किया, क्लियर। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सिंपली वैल्यूज पुट की हमने बी सी के लिए, सिंपली वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ बी सी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। दोनों स्लोप हमारे पास इक्वल है, तो दैट्स मीन ए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। ए बी सी आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, हमारे पास ये क्या है, ए बी सी सेम लाइन पे, यानी दैट्स मीन ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कुछ यूं, फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए 7 3 बी के माइनस 6 एंड लाइन जॉइनिंग C minus 4, 5 and D minus 6, 4 are parallel and perpendicular। समझ में आई ये बात। अब हमने क्या, किसके थ्रू के की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और प्रूफ करना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना, आप लोगों ने क्या करना है, ए के पॉइंट्स, बी के पॉइंट्स, सी एंड डी के पॉइंट्स हमें गिवन है। हमने ये करना है कि पैरेलल के थ्रू के की वैल्यू फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर के थ्रू की वैल्यू, परपेंडिकुलर के थ्रू वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इससे पहली वाली स्लाइड में आपको, आपके पास सेकंड स्लाइड में मैंने आपको डेफिनेशन के बाद वाले कुछ सम इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाए हैं, उस नोट के जरिए हम ये वाला काम करेंगे कि दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब स्लोप इक्वल आते हैं, दो स्लोप हमारे पास इक्वल आते हैं। और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो हमने इन दोनों फार्मूलाज की हेल्प से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे ए बी सी डी पॉइंट लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है कि जब यहाँ पे इट्स मीन कि हमें ये बताया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड सी डी, यानी एक लाइन हमारे पास ए बी की है और दूसरी लाइन हमारे पास सी डी की है। एक लाइन हमारे पास ए बी की है और दूसरी लाइन हमारे पास सी डी की है, यानी दो पैरेलल लाइंस हैं। अब इसको हमने पैरेलल की डेफिनेशन के थ्रू क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट्स वाई कि हमने सबसे पहले स्लोप फाइंड करना होगा। पहले हमने ए बी का स्लोप फाइंड करना होगा, फिर हमने बी सी डी का स्लोप फाइंड करना होगा। ये हमने ए बी के स्लोप के लिए हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया -9 डिवाइडेड बाय के -7। अब हमने स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना है, m2 जिसको नाम दे दिया, हमने सिंपली वैल्यूज पुट की, फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास आ गया -1/2। -1 डिवाइडेड बाय -2 कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हमने पैरेलल की डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि हमारे पास पैरेलल, देखें फर्स्ट क्या है कि जब दो लाइंस जब पैरेलल हो तो क्या होते हैं, दोनों स्लोप इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये देखिए दोनों स्लोप इक्वल होते हैं। पीछे मैंने सम इंपॉर्टेंट नोट्स में ये सारी बातें लिखवा दी हैं। यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे m2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -11, ठीक है। अब अगर सपोज दैट आप k की जगह जरा ऊपर देखें, आपके पास लास्ट 5 स्टेप में से देखें, जरा ऊपर जाएं, ऊपर से आए 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला स्टेप देखें, 8 वाला स्टेप। अगर हम यहाँ पे k की जगह -11 पुट करते हैं तो वहां से आपके पास आएगा 1/2 आएगा। तो दैट्स मीन हमारे पास क्या है, पैरेलल है। जब दो स्लोप इक्वल आ जाते हैं दैट्स मीन कि हमारे पास क्या होता है, दो स्लोप्स इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो लाइंस पैरेलल होती हैं। लेकिन इधर हमने पैरेलल के थ्रू हमने के की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है।
अब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर की डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है, कि दो लाइंस कब परपेंडिकुलर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लाइंस लगा दी हैं ए बी, और ये हमारे पास आ गया सी डी, ठीक है। ये हमारे पास ये लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक है, पैरेलल हैं क्योंकि हमारे पास अगर इसको पैरेलल वाले M1 और M2 को देखा जाए तो हमारे पास इक्वल्स ही आते हैं, ठीक है, अगर k की वैल्यू -11 पुट की जाए, लेकिन जस्ट हमने यहाँ पे k की वैल्यू -11 फाइंड करनी थी, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि हमने सबसे पहले क्या है, हमने आगे पीछे जाकर ऑलरेडी हमने उनके स्लोप फाइंड कर दिए हैं। अगर आप चाहते तो दोबारा से भी इसमें फाइंड कर दें, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं करने। अगर पेपर में सपोज दैट आ जाए और सिर्फ परपेंडिकुलर का बोला जाए, फिर आपने प्रॉपर स्लोप फाइंड करने होंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम पीछे वाले पार्ट में कर चुके हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू स्लोप्स अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर -1 दे, तो ये हमने उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या किया, हमने M1 और M2 यानी दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया k की वैल्यू आ गई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 23/2। अगर हम इस k की वैल्यू 23/2 को हम पुट करें k की जगह, फोर्थ स्टेप में देखें, फोर्थ स्टेप में अगर हम 23/2 पुट करते हैं, कहाँ पे 23/2 k की जगह पुट करते हैं, तो हम और फिर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -1 ही आता है। दैट्स मीन कि ये हमारे पास दोनों क्या है, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक दो लाइंस हैं, और ये हमारे पास ए बी सी डी क्या है, परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। ये लाइंस क्या है, ये जस्ट मैंने डायग्राम पे शो कर दिया है, ये ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस a 611 b 27 एंड c -6 -7 इज अ राइट ट्राइंगल। अब हमने स्लोप फाइंड करना है और हमने शो करना है यानी प्रूफ करना है कि ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल क्या है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। दैट्स मीन ये कोड वर्डिंग में परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। कैसे, सोल्यूशन ए बी सी, स्लोप हमने पहले M1 फाइंड किया, फिर हमने यहाँ पे स्लोप M1 फाइंड किया यानी उसका फार्मूला यूज किया, तो आपके पास आ जाएगा -3/2। फिर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड किया। वैसे स्लोप ऑफ बी सी को फाइंड करने का कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी चलें कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड किया, ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, पहले एक लाइन का स्लोप फाइंड किया, फिर हमने ए सी का स्लोप फाइंड किया, और फिर हमें बी सी का फाइंड किया। हमने यहाँ पे प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग स्लोप को यूज करना है और शो करना है कि ट्राइंगल विद इट वर्टेक्स एंड इस राइट ट्राइंगल, यानी दैट्स मीन कि ये परपेंडिकुलर को हमने प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। कि अब यहाँ पे देखें, ए सी इज द परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अगर ए सी की वैल्यू यानी M3 यानी स्लोप ऑफ थर्ड लाइन, हमने स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन किसको नाम दिया, ए बी को, और स्लोप ऑफ बी सी को हमने नाम दिया यानी हाइपोटेन्यूज वाला साइड देखें, सेकंड स्लोप को नाम दिया हमने, बी सी को हमने सेकंड स्लोप का नाम दिया, और थर्ड स्लोप को हमने नाम दिया ए सी का। वैसे यहाँ पे बी सी को फाइंड वैसे तो अगर आप नहीं चाहते तो आप काइंडली इसको नहीं भी कर सकते, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप ना करें, आप जस्ट ए बी का स्लोप निकालें और ए सी का स्लोप निकालें, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि स्लोप पहले फाइंड कर दिया, M1 M2 M3, थ्री यहाँ पे क्या है हमारे पास साइड से, तो हमने तीनों का कर दिया है, ठीक है। अब हमने स्लोप फाइंड करना है थर्ड लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
राइट एंगल ट्राइंगल। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6-7 होमवर्क है। अच्छा, आप लोगों का कल हम इंशाल्लाह जो डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7-8 में काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज हमारी 2-3 दिन तक जाएगी। ठीक है, लेक्चर 6 था, आज 7-8-9 तक ये लेक्चर हमारा जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह आगे जो हमारा इसी एक्सरसाइज का टॉपिक है वो क्या है, आई थिंक हाँ इक्वेशंस है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हमने डिस्कस करना है डिटेल में। कल हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है समझ आई होगी, फिर भी अगर ना आई हो तो आप काइंडली आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें। ठीक है, कि बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।